हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज की क्लास में हम सिस्टम अप्रोच करेंगे या फिर सिस्टम एनालिसिस भी जिसे कहते हैं या फिर सिस्टम थियरी कहते हैं, जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हमारे सिलेबस में दी हुई है वो करते हैं हम। और भी हमारे एमए बीए उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में आता है। ठीक है, तो आज की क्लास होगी सिस्टम अप्रोच पे। ये बहुत ही मतलब लगभग जो टीचर्स होते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी वो इग्नोर करते हैं इस अप्रोच को, बट इम्पॉर्टेंट है। एक बार इसमें क्वेश्चन आ गया था कि सिस्टम अप्रोच के थियरिस्ट इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक है, या कौन से नहीं है, ऐसे ये लास्ट से लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो थियरिस्ट के रूप में या एक आइडिया हमें होना चाहिए कि क्या है सिस्टम अप्रोच। ठीक है, तो वो समझने के लिए हम अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। सिस्टम एज, जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा सिस्टम, तो पॉलिटिकल साइंस में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप किसी में भी लो, तो वहां पे सिस्टम वर्ड का क्या मीनिंग समझोगे आप। सिस्टम वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम से बात हो रही होगी, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एज अ सिस्टम कंसिडर किया जा रहा होगा, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एज अ सिस्टम कंसिडर की जा रही होगी। ठीक है, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस में इन्हीं चीजों से कंसर्न रहते हैं। अब उस सिस्टम को कैसे मतलब उसे कैसे अप्रोच, कैसे स्टडी किया जाए, तो वो है सिस्टम अप्रोच। ठीक है, सिस्टम अप्रोच जो है या सिस्टम एनालिसिस या सिस्टम थियरी जो है वो एक मॉडर्न अप्रोच है। इससे पहले जो अप्रोच थी वो क्लासिकल थी। क्लासिकल में जैसे डिस्क्रिप्टिव, लीगल लीगल जो अप्रोच थी, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मल थी, उस टाइप की अप्रोच क्लासिकल अप्रोच थी। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद में जब रिफॉर्म्स होने स्टार्ट हुए, तो क्लासिकल जो अप्रोचेस थी उनकी लिमिटेशन हमें पता लगी। तो वहां से फिर मॉडर्न अप्रोच आई जो कि ज्यादा इंपीरिकल थी, जो मल्टी डायमेंशनल थी। क्लासिकल थी वो यूनि डायमेंशनल थी, सिर्फ एक डायमेंशन को लेके चल रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पॉलिटिकल साइंस के किसी भी एक डायमेंशन को लेके चल रही थी। बट जो मॉडर्न अप्रोचेज आई वो मल्टी डायमेंशनल थी, हर एक चीज को इकोलॉजिकल, उनकी जो भी एनवायरमेंट है, सब चीजों की स्टडी करके चल रही थी। ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच भी एक मॉडर्न अप्रोच है जो कि हम पॉलिटिकल साइंस या पब एड के अंदर हम स्टडी करते हैं, उसे यूज करते हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है, system approach is a modern approach in studying public administration in general as well as in comparative science। और system approach आप देखोगे comparative public administration जो हमारा है वहां पे हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इससे कंपैरिजन में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है सिस्टम थियरी और अप्रोच ऑफ इट्स ओरिजिन टू द जनरल सिस्टम थियरी। जो सिस्टम अप्रोच है वो कहाँ से आई है, वो जनरल सिस्टम थियरी थी, जो कि एक क्लासिकल थियरी थी, क्लासिकल अप्रोच थी, उससे निकल के सिस्टम अप्रोच आई है। ठीक है, जो कि मॉडर्न अप्रोच है। बाद में हम पढ़ेंगे जनरल सिस्टम थ्योरी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या मतलब उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं। उसके बाद है सिस्टम अप्रोच के प्रोपोनेंट्स कौन है। एक बार यही क्वेश्चन यहीं से ही डाला हुआ था, क्योंकि जो यूजीसी नेट है वो क्वेश्चन डालता है, वो लगभग जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कौन है कौन नहीं है, तो वो ई ज्ञान कोश की जो वेबसाइट है उनका जो मटेरियल है वहां से उठा के डालता है। ठीक है, तो इन्हीं में से कुछ नाम दे रखे थे, कुछ मतलब इनमें कौन सा नहीं है सिस्टम थियरी का, थियरिस्ट कौन सा नहीं है, तो वो पूछ लिया था। तो ये मैंने जो नाम डाले हैं ये मैंने भी वहीं से डाले हैं, ई ज्ञान कोश से, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट वही हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ही वो लगभग लेता है। ठीक है, तो इसमें सिस्टम थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि प्रोपोनेंट कौन है। एक तो डेविड ईस्टन है, जिन्होंने बाद में इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चरल फंक्शनल, ठीक है, इनपुट आउटपुट अप्रोच दी। उसके बाद एक गैब्रियल आलमंड है। उसके बाद है डेविड आफ्टर, कार्ल ड्यूशर जो साइबरनेटिक थियरी है उससे एसोसिएटेड है, मोर्टन कैप्लान है, हरोल्ड लाजवेल एंड इमैनुअल वॉल्स्ट्रीन, जो कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको स्टडी करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम थ्योरी का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड को 3 सिस्टम में डिवाइड करते हैं, जो कि कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी है। उसके बाद है मैरी पाकर फॉलेट पबएड में यूज करती हैं, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, ये सब पबएड में यूज करते हैं। ठीक है, सिस्टम थ्योरी को। अब हम पढ़ते हैं कि जर्नल सिस्टम थ्योरी क्या है, जहां से सिस्टम अप्रोच जो है, सिस्टम थ्योरी है, वो वहां से निकल के आई है। ठीक है, तो जर्नल सिस्टम थ्योरी थी वो किसने प्रोपाउंड की थी, एक बायोलॉजिस्ट थे, लुडविग वैन वैन बटेन फ्लाई, बटेन
बर्टलेन फाई, ठीक है। आप फिर से रीड कर लेना, अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन बना लेना, ठीक है। जो कि 1930s में देते हैं, वो बायोलॉजी से, जैसे कि उन्होंने बायोलॉजी में ये बताया था, जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसके पार्ट्स हैं, वो मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं और आपस मतलब इस तरह से कोऑर्डिनेटेड है, तो एज अ वोल वो सिस्टम बना रहे हैं, इंडिविजुअली उनका कोई असेंशियल वो वर्क नहीं है, वो सिस्टम के अंदर है, इसलिए उनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने वो थ्योरी हमारे मतलब वहां से ये थ्योरी आई, जनरल सिस्टम थ्योरी, जो बाद में जो डेविड स्टन थे या फिर और राइटर्स थे, उन्होंने ये पॉलिटिकल साइंस में अडॉप्ट कर ली, ठीक है, चेंजेस करके वही सिस्टम थ्योरी बाद में बन गई। उससे पहले ये थी जनरल सिस्टम थ्योरी, जो कि बायोलॉजिकल की, जो बायोलॉजी की फील्ड थी वहां पे थी। उन्होंने सिस्टम को डिफाइन कैसे किया था, एलिमेंट स्टडिंग इन इंटरैक्शन, जो एलिमेंट्स जो है अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे कि हाथ पैर मुंह जो भी हो गए, उन्होंने बायोलॉजी के उसमें दिया था, ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी स्टडी, इनको बीच में जो रिलेशन है उसको हम सिस्टम बोल आई एम सॉरी, प्लीज माइंड मत करना। उसके बाद है व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, अब सिस्टम जो है उसके जैसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग पार्ट्स होंगे जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हर एक राइटर ने अपने अकॉर्डिंग सिस्टम की डेफिनेशन दी है, किसी ने पब के उससे दी है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस से दी है, किसी ने साइबरनेटिक्स जो फील्ड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दी है, ठीक है, तो सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दी है। एक बार हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, किसने क्या कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। सबसे पहले डेविड ईस्टन की आती है। डेविड ईस्टन बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम इज बिहेवियर और सेट ऑफ इंटरेक्शन थ्रू विच authoritative allocation of values are made, authoritative allocations are made and implemented in the society, ठीक है। यहाँ पे देखो, अथॉरिटेटिव एलोकेशन से आप समझते हो, उन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी डेफिनेशन भी दी है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, डेविड ईस्टन ने। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो वैल्यूज हैं, ठीक है, कंट्री के अंदर, उनका अथॉरिटेटिवली हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ताकि कोई काओज ना हो, कोई मतलब इस टाइप से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। और अथॉरिटेटिव एलोकेशन का क्या मतलब है कि एक अथॉरिटी बनाई गई है, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, उस अथॉरिटी के अंदर सबका यकीन है कि हाँ ये अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो ठीक से ही करेगी। जैसे कि हमने अथॉरिटी किसको बनाया हुआ, सरकार को बनाया हुआ, आज सरकार डिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्सेज को, ठीक है। तो अथॉरिटेटिव एलोकेशन जो होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो सिस्टम का बिहेवियरल पैटर्न है, ठीक है, उस तरह से सिस्टम इंटरेक्ट करके बिहेव करता है, ठीक है, वो हमें रिजल्ट मिलता है, वो डेविड ईस्टन बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम ये चीज का नाम है, ठीक है। उसके बाद है, आपको इनकी डेफिनेशन समझ आई ना, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी यही बोलते हैं कि अथॉरिटेटिवली हम किसी रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि कोई किसी टाइप का झगड़ा ना हो, किसी टाइप के मतलब लड़ाई ना हो, द्वेष ना हो, सबको बराबर मिल पाए, उनकी अकॉर्डिंग कैपेबिलिटी के मतलब जिस प्रोपोर्शन में हिस्सा आता है उनका, उनको मिल पाए, ठीक है, किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, तो वो होता है अथॉरिटेटिव एलोकेशन, उस अथॉरिटी के अंदर सबका यकीन है, ठीक है। तो डेविड ईस्टन ये बोलते हैं। उसके बाद जीए आलमंड क्या बोलते हैं, जीए आलमंड बोलते हैं कि आपको इनकी बुक्स का पता है कि नहीं, डेविड ईस्टन और ये इन सब की। डेविड ईस्टन जो इम्पोर्टेंट बुक है जो सिस्टम एनालिसिस पे लिखी है, वो है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जो कि वो 1965 में लिखते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं शायद क्योंकि आ जाती है हमारे उसमें, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जो कि वो 1965 के अंदर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जीए आलमंड जो अपनी बुक लिखते हैं, उसका क्या नाम है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच, ठीक है। और डेविड आफ्टर लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस। कार्ल ड्यूसेस लिखते हैं नेशंस एंड द वर्ल्ड कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल साइंस। मॉर्टन कैप्लान जो लिखते हैं वो है सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एंड हरोल्ड लाजवेल लिखते हैं पावर एंड सोसाइटी, ठीक है। तो ये अलग अलग राइटर्स की बुक्स हैं जिनके अंदर वो सिस्टम
अप्रोच का यूज करते हैं या सिस्टम अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं, उसके ऊपर व्यू देते हैं, ठीक है। उसके बाद है जीए आलमंड क्या बोलते हैं कि सिस्टम के अंदर क्या है, वो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस की, इतना बड़ा है सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, इनपुट आउटपुट वो सब आता है। उसके बाद है इंडिपेंडेंस, है इंडिपेंडेंस एज अ वे कि हाँ एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, उसके अंदर उसके सब सिस्टम है, बिल्कुल वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो ओनली पॉलिटिकल साइंस एक इंडिपेंडेंस है उनका, उसके अंदर जो सिस्टम है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्री, की बाउंड्री है, एक सिस्टम और दूसरे सिस्टम के बीच में एक बाउंड्री है, ठीक है, उनका अलग अलग एनवायरमेंट है, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, चेस्टर बर्नार्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम डिफाइन करते हैं, और वो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। यहाँ पे देखो उन्होंने सिस्टम को एज अ कोऑर्डिनेशन इंटर रिलेशन के रूप में दिखाया है, ठीक है, कि सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेटेड इंटर रिलेटेड वर्क्स है, और सिस्टम इज कॉन्शियसली जो 2 और मोर पर्सन्स के बीच में हो रहा है, उन्होंने उसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है। अब जैसे मैंने बताया ना कि अलग अलग राइटर सिस्टम अप्रोच को अलग अलग वे में यूज कर रहे हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम मान रहा है, कोई कोई पवेड को एक सिस्टम मान रहा है, कोई जो पॉलिटिकल साइंस है उसे एक सिस्टम मान रहा है, या किसी और सिस्टम को एक सिस्टम मान रहा है, ठीक है। तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ये इसकी, ये सिर्फ समझ के लिए डाला है। और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, मतलब कि कभी कभी ऐसे आ जाता है कि ये डेफिनेशन किसने डिफाइन की ऑर्गेनाइजेशन की, ये किसने की, ठीक है, इस टाइप से, वैसे नहीं आता कि सिस्टम अप्रोच के अंडर में। उसके बाद है जो सिस्टम्स है, पॉलिटिकल सिस्टम है या कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, वो क्लोज भी हो सकता है ओपन भी हो सकता है। क्लोज सिस्टम क्या है, जो कि अपने एनवायरनमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा, कोई इंटरेक्ट नहीं हो रहा, कोई रिलेशन नहीं है, जो कि इंडिपेंडेंट सिस्टम है, जैसे कि फिजिकल और मैकेनिकल सिस्टम है, जो कि एक बंद एनवायरनमेंट के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है या सोशल सिस्टम है, क्या वो बंद हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वो एक ओपन सिस्टम है, ठीक है, जो कि अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करता है। अब हम समझते हैं जर्नल सिस्टम थ्योरी और सिस्टम थ्योरी में फर्क क्या हो गया, क्योंकि वो वहां से ही निकल के आई है। इनमें फर्क है, सबसे पहले एक क्लासिकल है एक मॉडर्न है। क्योंकि क्लासिकल ये क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ यूनिडायमेंशनल थी, ये सिस्टम को एज एक सिस्टम के रूप में लेके चल रही थी, कि पूरा एज अ वोल एक चीज बनाता है। बट जो मॉडर्न अप्रोच है वो कहती है कि इसके अंदर भी सब सिस्टम है, जिनके अपने अपने काम होते हैं, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके वो एनवायरमेंट से भी इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जर्नल सिस्टम थियरी एडवोकेट यूनिटी ऑफ द सिस्टम, कि जनरल सिस्टम कहती है कि पूरा सिस्टम एक है, यूनिटी है उनमें, और उसके कोई सब पार्ट्स का अलग अलग मायने नहीं है, ठीक है। बट जो सिस्टम थ्योरी है वो कहती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि यूनिटी है बट उनके अंदर जो है सब सिस्टम है वहां पे डाइवर्सिटी है, ठीक है, मिलके वो एक बना रहे हैं, बट यहाँ पे डाइवर्सिटी की कोई बात नहीं की जाती। उसके बाद है जनरल सिस्टम थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल इन द पॉलिटिकल साइंस, ये हम पॉलिटिकल साइंस में अप्लीकेबल नहीं कर सकते, ये बायोलॉजी की थ्योरी है जो कि बायोलॉजी से ली गई थी। ये जो अप्रोच है सिस्टम थ्योरी वो बिल्कुल अप्लीकेबल है हमारे पॉलिटिकल साइंस में, और इसमें हमारे कॉन्सेप्ट जैसे हम स्टडी करते हैं इनपुट आउटपुट के, जैसे इनपुट हम दे रहे हैं सिस्टम के अंदर डिमांड्स के रूप में, ठीक है, या सपोर्ट के रूप में, आउटपुट हम पा रहे हैं पॉलिसीज के रूप में, और हम अपना फीडबैक भी दे पा रहे हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी की बात होती है सिस्टम के अंदर। उसके बाद इक्विलिब्रियम की बात होती है कि हाँ मेंटेन कर पाए, फीडबैक की बात होती है विच आर हेल्पफुल इन इंपेरिकल स्टडी, जो कि इंपेरिकल या फिर कंपैरेटिव जो स्टडीज होती हैं उनमें हेल्प करता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं सिस्टम के अंदर सिस्टम किन किन चीजों से बनता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत हार्ड लग रही है ये अगर क्लास को मतलब नहीं समझ पा रहे हो ना आप, तो क्लास को दोबारा देखना, समझ आ जाएगी, ठीक है। वैसे थोड़ी है बट कोई बात नहीं, इतनी भी नहीं है कि नहीं समझ सकते, मैंने बहुत आसान भाषा में लिखा है, और आप कहीं पढ़ोगे तो थोड़ी टिपिकल है ये।
सिस्टम थियरी इंक्लूड द स्टडी ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम के जो थियरी है उसके अंदर सबसे पहले हम सिस्टम पढ़ेंगे, उसके सब सिस्टम पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट पढ़ेंगे और उसकी बाउंड्रीज क्या है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब सिस्टम से बात क्या करेंगे, सिस्टम इम्प्लाइज द परसिस्टेंट रिलेशनशिप, जो कि रिलेशनशिप आपस में हर एक सब सिस्टम का हो रहा है वो उसके अंदर आता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग बिहेवियरल पैटर्न, जो बिहेवियरल पैटर्न सभी देख पा रहे हैं, बिहेवियर में जो वो काम कर रहा है जो सभी देख पा रहे हैं वो आता है। उसके बाद अमंग इट्स डिफरेंट पार्ट एंड एंटिटी, ओके, द सिस्टम ऑब्टेन इनपुट फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, सिस्टम क्या करता है, इनपुट लेता है एनवायरमेंट से और उसको डिमांड्स के रूप में फिर आउटपुट देता है, सॉरी इनपुट्स लेता है एनवायरमेंट से और वो इनपुट किस टाइप के, डिमांड्स के रूप में है, और फिर आउटपुट देता है एनवायरमेंट को जो कि पॉलिसीज के रूप में, या फिर हम फिर उनका जो इफेक्ट होता है वो फीडबैक के थ्रू हम एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, पॉलिसीज आती है फिर उनके ऊपर फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, वो सारा एक सिस्टम बनाता है। उसके बाद उसके सब सिस्टम है, ये लार्जर सिस्टम के जो सब पार्ट्स होते हैं उन्हें सब सिस्टम बोलते हैं, उनकी जो एंटिटीज होती हैं उन्हें सब सिस्टम। उसके बाद है एनवायरमेंट, जिस सेटिंग के अंदर वो काम कर रहा है वो उसका एनवायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद बाउंड्रीज क्या है, द लाइंस विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट से सेपरेट कर दे फ्रॉम अदर एंड इट्स एनवायरमेंट, अदर जो अदर सिस्टम के एनवायरमेंट है वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके एनवायरमेंट से नहीं, जो दूसरे सिस्टम की जो एनवायरमेंट है उसको अलग, उससे अलग करे, वो उसकी बाउंड्री है। ठीक है, उसके बाद एक करेक्टरिस्टिक क्या है सिस्टम अप्रोच के, ये हमें देखना है। इट इज अ लिविंग यूनिट, देखो किसी चीज को लिविंग यूनिट बोलना, जैसे पहले आप एक एग्जांपल से समझो जो बहुत सिंपल है, जैसे कि जो गंगा यमुना है जो है उनको हमने लिविंग एंटिटी का स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है, उसका मतलब उसे एक जैसे उसके राइट्स होते हैं ना, जैसे ह्यूमन बीइंग एक लिविंग मतलब थिंग है, तो उसके राइट्स हैं, उस एज अ लिविंग बीइंग उसके कुछ राइट है। ठीक है, इसी तरह से गंगा यमुना को एक लिविंग एंटिटी का स्टेटस दे देना, मतलब कि उसके अंदर टाइम के साथ चेंज भी होंगे, वो डायनामिक होगा, वो मूव करेगा। ठीक है, वो सब उसके अंदर फीचर होंगे। ठीक है, जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोल देते हैं कि वो लिविंग है, कि टाइम के साथ वो अडॉप्ट अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, उसमें चेंजेस होने के वो है। ठीक है, तो एज इसी तरह से जैसे सिस्टम को एक लिविंग यूनिट बोलना, इसका मतलब है वो डायनामिक है, टाइम के साथ वो अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके गोल है, उसकी खुद की एग्जिस्टेंस है जिनके लिए वो काम कर रहा है, जैसे ही टाइम या सिनेरियो चेंज होगा वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर लेगा। ठीक है, तो लिविंग यूनिट कहने का मतलब यही है, इट इज अ लिविंग यूनिट विद एन एग्जिस्टेंस एंड गोल ऑफ इट्स ओन, जिसका एग्जिस्टेंस है और उसका खुद का गोल है। ठीक है, जिसको वो अचीव करेगा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग होना, हमारी एग्जिस्टेंस भी है और हमारा गोल भी है। ठीक है, लाइफ में इट्स पार्ट सब सिस्टम इंटरैक्ट एंड आर इंटर रिलेटेड, जो उसके पार्ट है सब सिस्टम्स है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इंटर रिलेटेड है, सो एज टू मेक वोल, कि उस सब पार्ट्स को मिला के ही एज अ वोल पूरी एंटिटी बनती है। ठीक है, पूरा सिस्टम बनता है। स्पेसिफिक बिहेवियरल रिलेशनशिप पैटर्न देम इनटू अ लिविंग सिस्टम, कि जो भी स्पेसिफिक बिहेवियर होते हैं उन सब सिस्टम्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो उसे एक लिविंग सिस्टम बनाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज ऑपरेटेड थ्रू मैकेनिज्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट विद इन एन एनवायरमेंट, की एक मैकेनिज्म होता है इनपुट आउटपुट का, जैसे इनपुट के रूप में डिमांड्स देंगे, आउटपुट पॉलिसीज जो हमें मिलेंगी या फीडबैक हम देंगे। ठीक है, तो वो एक सर्टेन एनवायरमेंट के अंदर वो सब मैकेनिज्म चलता रहता है, प्रोसीजर चलता रहता है। ठीक है, विच इन्फ्लुएंसेस इन टर्न प्रोवाइड फीडबैक, एनवायरमेंट से फिर हमें फीडबैक मिलता है। ठीक है, उसके बाद इट्स मेन कंसर्न इज हाउ बेस्ट कैन बी मेंटेन, सिस्टम का नॉर्मली क्या होता है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, कि कैसे बेस्ट खुद को मेंटेन करके रखना चाहिए, कैसे हम चैलेंजेस को फेस कर सके, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सके। ठीक है, अगर कोई न्यू सिनेरियो आ गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज करना है, कैसे उसमें अपना बेस्ट देना है, वो सब उसका कंसर्न रहता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक हो गए। उसके बाद हम डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव से मतलब कि सिस्टम अप्रोच के, मतलब बेसिक तो सिस्टम अप्रोच ही है,
बट उसके डेरिवेटिव, उसको पॉलिटिकल में करना, स्ट्रक्चरल में करना, साइबर में करना, ठीक है, वो सब क्या है वो हम पढ़ेंगे। 3 डेरिवेटिव है, पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल डेरिवेटिव या फिर साइबरनेटिक डेरिवेटिव, जिसे हम पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच भी बोलते हैं और साइबरनेटिक अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो है वो है पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच या फिर इनपुट आउटपुट अप्रोच जिसे हम बोलते हैं, और इसकी मेन प्रोपोनेंट कौन है, डेविड ईस्टन है। अब इन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, ये हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम इंप्लाइज अ सेट ऑफ इंटरेक्शन थ्रू विच वैल्यूज आर अथॉरिटेटिवली एलोकेटेड। ये सेम ही बात है जो मैंने समझाई कि जो वैल्यूज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास उस टाइम पे मैन या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वैल्यूज हैं, उनको हम अथॉरिटेटिवली एलोकेट करें, मतलब एक अथॉरिटी हो जो वो एलोकेट करेगी। अथॉरिटी के पास ही ओनली पावर है कि वो एलोकेशन करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान खड़ा होगा मैं बांट दूंगा, ठीक है, जैसे हमारे घर में करते हैं ना, बड़े बड़े के पास हम कोई चीज लेके जाते हैं कि हम बांट देंगे सब में बराबर बराबर, ठीक है, इस टाइप से नहीं है। ये अथॉरिटी, ये इसके पास अथॉरिटी दी गई है जिसे लेजिटिमेसी भी है जिसके पास, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रेगुलराइज्ड persistent pattern of relationship among the people and institution within it। कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक रेगुलर परसिस्टेंट पैटर्न है रिलेशनशिप का पीपल और इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। लोग वहां आके इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको फीडबैक मिल रहा है, वो रेगुलराइज्ड पैटर्न है, ठीक है, वो रिलेशनशिप है जहां पे ये सब हो रहा है। उसके बाद है पॉलिटिकल सिस्टम लाइक एनी नेचुरल सिस्टम। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसी भी नेचुरल सिस्टम की तरह एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, ठीक है, कि टाइम के साथ उसमें चेंज होने की टेंडेंसीज हैं, ठीक है, उसके अंदर वो इनबिल्ट टेंडेंसीज हैं by which it is able to change, correct and adjust its processes and structure, जो कि टाइम के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। उसके बाद है पॉलिटिकल सिस्टम डायनामिक है, ये मतलब स्टैटिक नहीं है कि आज के टाइम में ऐसा है ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है, टाइम के साथ अपने आप चेंज हो जाएगा, डायनामिक है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। फीडबैक जैसा जैसा मिलेगा और फीडबैक जैसे सुधार की जरूरत है ऐसा फीडबैक मिला तो वो अपने आप को और चेंज कर लेगा, ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इनपुट थ्रू द डिमांड्स। इनपुट किसके थ्रू होती है, डिमांड्स के थ्रू और सपोर्ट के थ्रू, जो सपोर्ट उसे मिलती है। एंड पॉलिटिकल पुट द पॉलिटिकल सिस्टम एट वर्क, जो पॉलिटिकल सिस्टम को मतलब इनपुट पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डिमांड और सपोर्ट के थ्रू आती है, और आउटपुट किसके रूप में आती है, पॉलिसीज और डिसीजन के रूप में, ठीक है, और उनके ऊपर फिर फीडबैक होता है। जो भी डिमांड और जो भी पॉलिसीज आई हैं, डिसीजन आए हैं, अगर वो नहीं एक्सेप्ट किए जाते तो फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या है, देखो इसमें ना आपको अगर डेविड ईस्टन का अभी भी समझ नहीं है दोबारा देखना, ठीक है, आ जाएगा मुझे लगता है, बट फिर भी अगर नहीं आता है फिलहाल के लिए हम इतना ही कर लेते हैं, मैंने कम ही पॉइंट डाले क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। डेविड ईस्टन का अप्रोच हम कभी टाइम जब हम पूरा सिलेबस कर लेंगे, कोई एक टॉपिक उठाना होगा तब हम बाद में कभी कर लेंगे, ठीक है, स्पेशली सिर्फ डेविड ईस्टन की जो अप्रोच है इनपुट आउटपुट अप्रोच वो लेंगे, ठीक है। उसमें अभी जो दूसरी अप्रोच है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन दो वर्ड आ गए कि स्ट्रक्चर जो काम कर रहा है, जो फंक्शन कर रहा है, उसकी हम वो अप्रोच को पढ़ेंगे, ठीक है। कि इसका मानना है कि कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होता है, वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओरिजिनली परफॉर्म्ड बाय ये मेलिनोस्की जो थे और जो रेडे लीफ थे, इन्होंने परफॉर्म की थी, बट ये एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में था, बट जो पॉलिटिकल साइंस में अडॉप्ट की है वो गैब्रियल आलमंड ने की है, ठीक है। The basic theoretical assumptions of this approach is that all system existed to perform function through their structure, कि जो भी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शन करने के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो फंक्शन किसके थ्रू करेंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेसिक अजम्पशंस क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शन की वो पढ़ लेते हैं। अजम्पशंस मतलब कि ये चीजें वो मान के चल रहा है उस सिस्टम के बारे में, ठीक है। सोसाइटी इज अ सिंगल इंटररिलेटेड इंटरकनेक्टेड सिस्टम, की सोसाइटी एक सिंगल इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है, इन विच ईच ऑफ इट्स एलिमेंट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड हुज बेसिक गोल इज मेंटेनेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम, जिसमें हर एक अपना जो सब सिस्टम है वो एक अपना उसका एक स्पेसिफिक गोल होता है, और हमेशा उनका क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम, एक बीच में
जो बैलेंस है वो मेंटेन करके चला जाए, ठीक है, ताकि कोई किसी टाइप की लड़ाई ना हो, कुछ भी, एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद है द डोमिनेंट टेंडेंसी ऑफ द सोशल सिस्टम इज टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। जो डोमिनेंट टेंडेंसी होती है किसी भी सिस्टम की, वो स्टेबिलिटी लाने में होती है, कि हाँ हम स्टेबिलिटी ले आए, ठीक है। उसके बाद है विच इज मेंटेन बाय इट्स ओवन इनबिल्ड मैकेनिज्म, जो कि उसकी इनबिल्ड मैकेनिज्म है, उससे अपने आप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चेंजेस इन द सिस्टम आर नेचुरल, कि किसी भी सिस्टम में चेंज होना एक नेचुरल बात है, बट दे वर नाइदर सडन नॉर रिवोल्यूशनरी। वो ना ही एकदम से होंगे और ना ही रिवोल्यूशनरी होंगे। इन्होंने बताया चेंज कैसे होंगे, ना ही वो सडन होंगे ना रिवोल्यूशनरी होंगे, वो ग्रेजुअल चेंज होंगे, ठीक है, एकदम नहीं है, वो ग्रेजुअल चेंज है। उसके बाद है बट आर ऑलवेज ग्रेजुअल एंड अडाप्टेटिव एज वेल एज एडजस्टिव। जो चेंज होंगे वो ग्रेजुअल होंगे, अडाप्टिव होंगे और एडजस्टिव होंगे, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर, सिस्टम का खुद का स्ट्रक्चर है विद इट्स ओन एम, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस। देन नेक्स्ट है गैब्रियल आलमंड। अब जो स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच जो अपनी बुक में देते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, जो कि 1960 में लिखते हैं, उसमें वो क्या क्या बोलते हैं। वो कहते हैं कि इनपुट फंक्शन कौन से होते हैं सिस्टम के अंदर, वो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट का, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू होता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन समझते हो आप, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो सोशलाइजेशन करती है सोसाइटी का, वहां पे जाके उनको वो पॉलिसीज वो सब बताती हैं, ठीक है, वो सोशलाइजेशन, उनको एक माइंड में वो समझ देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट की, वहां से वो लीडर रिक्रूट करती हैं अपनी पार्टी के लिए। उसके बाद इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का, कि कैसे लोगों का इंटरेस्ट एक आर्टिकुलेट किया जाए, एक वे में बनाया जाए, ठीक है। जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होगा, बट उन्हें एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे आर्टिकुलेट किया जाए, कैसे एक डिमांड बनाई जाए, उसको आर्टिकुलेट करने का वो इनपुट फंक्शन। उसके बाद है इंटरेस्ट एग्रीगेशन का, इंटरेस्ट को एग्रीगेट करना। देन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का, कि पॉलिटिकली कम्युनिकेशन होता रहे सिटीजन और जो लीडर्स हैं उनके बीच में। उसके बाद है आउटपुट फंक्शंस क्या है, रूल मेकिंग के हैं, रूल एप्लीकेशन के, और रूल एडजुडिकेशन के। रूल मेकिंग, कि जो भी रूल है उन्हें बनाया जाए, पॉलिसीज बनाई जाए, रूल अप्लाई करना है, और रूल एजुकेट करना है, उनको फिर आगे एजुकेशन इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये गैब्रियल आलमेंट का। अब लास्ट जो है साइबरनेटिक है। आपको मतलब कि जब आप पढ़ोगे तो आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा और इनकी मतलब क्या क्या खूबी रही है वो भी। तो क्रिटिसिज्म में ऑब्वियस बात है, जिस चीज पे ज्यादा फोकस डाल दिया जाए तो दूसरे राइटर का पॉइंट वो नहीं हो सकता ना, वो तो उस चीज पे फोकस नहीं डाल सकता, तो वो यही करेगा कि एक्सेसिव इस चीज पे फोकस है, इतना नहीं होना चाहिए, और भी चीजें अपार्ट में, मतलब बहुत चीजें मायने रखती हैं, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि ये मतलब पॉलिटिकल साइंस की अप्रोच नहीं है, बाहर से ली हुई अप्रोच है, ये यूज नहीं हो सकती। इस टाइप से आपको क्रिटिसिज्म मिल जाएगा। ये हमारे अंदर खासियत होती है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को, हम खुद बना लेते हैं क्रिटिसिज्म, ठीक है। जब हमें कैरेक्टरिस्टिक पता है तो उसके ऑब्जेक्टिव, गोल्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, क्रिटिसिज्म वो हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। उन्हीं पॉइंट्स को गुलाम मिला के फिर से रखना होता है। उसके बाद है साइबरनेटिक्स अप्रोच क्या है, या फिर जिसे कम्युनिकेशन अप्रोच की कही जाती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लगभग आता है, मैंने बहुत बार देखा है। ये कार्ल ड्यूसेज जो थे उन्होंने ये अप्रोच दी थी, और बुक क्या थी उनकी, द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और उन्होंने नर्व्स क्या बोली है, किस चीज को नर्व बोला है, वो है कम्युनिकेशन को, कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, उस चीज को उन्होंने नर्व बोला है, ठीक है। ये बायोलॉजी से लिया हुआ मॉडल है। जैसे बायोलॉजी के अंदर ये कहते हैं कि जैसे हमारी नर्व्स होती हैं पूरी बॉडी में, वो जैसे पूरा कम्युनिकेशन का काम करती है, ब्लड सप्लाई का काम करती है, तो इसी तरह से कम्युनिकेशन ही एक सिस्टम के अंदर वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि नर्व्स की तरह काम करता है। गवर्नमेंट में उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन को एक फैक्टर माना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। उन्होंने साइबरनेटिक्स को कैसे डिफाइन किया है, साइबरनेटिक्स इज अ साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। It focuses on the systematic study of the communication and control in the organization, की systematic study हो communication की और control जो organization के अंदर है उसकी of all kind. It suggests that the all organization are alike, कि सब organization के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा feature है, alike है in certain fundamental characteristic, and every organization is held by tighter communication, कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कम्युनिकेशन का होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर रखी है ना, कम्युनिकेशन है ये, ठीक है। उसके बाद है साइबरनेटिक्स अप्रोच के अंदर, मतलब उन्होंने किन 3 चीजों को कंसीडर किया है, वो है सबसे पहले इंफॉर्मेशन की जरूरत है, फिर उसकी कम्युनिकेशन की, और फिर चैनल की। इंफॉर्मेशन के अंदर क्या आएगा, जो भी पैटर्न रिलेशनशिप इवेंट्स का हुआ है, इवेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो सब इंफॉर्मेशन है। कम्युनिकेशन, उनका ट्रांसफर होना, वो कम्युनिकेशन है। और चैनल, जिसके थ्रू ट्रांसफर होता है, वो चैनल है, ठीक है। अब फीचर्स क्या है, फीचर में यहाँ पे फीडबैक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया है। फीडबैक इज की कॉन्सेप्ट इन द साइबरनेटिक्स मॉडल, इट इज कॉल्ड द सर्वो मैकेनिज्म। जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसे सर्वो मैकेनिज्म कहा जाएगा। फीडबैक अकॉर्डिंग टू द यूसेज मींस अ कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट प्रोवाइड एक्शन इन रिस्पॉन्स टू एन इनपुट इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फीडबैक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूसेस डायनामिज्म इन पॉलिटिकल सिस्टम, की फीडबैक की वजह से ही डायनामिज्म आएगा, नहीं तो एक सिस्टम स्टैटिक हो जाएगा, अदरवाइज पता ही नहीं लगेगा कि बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। वो फीडबैक ही जो है वो उस चीज को नर्व प्रोवाइड करता है, वो उस चीज को एक डायनामिक बनाता है, एक लिविंग एंटिटी बनाता है, ठीक है। उसके बाद है साइबरनेटिक्स इंक्लूड सर्टेन सब कॉन्सेप्ट, साइबरनेटिक्स के अंदर कुछ सब कॉन्सेप्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। उसमें नेगेटिव फीडबैक की भी बात हो सकती है, लोड गेन लैग लीड, ठीक है। ये लास्ट वाला मॉडल पढ़ के आपको ऐसा लगेगा जैसे इंजीनियरिंग का मॉडल हो, बिल्कुल ये इंजीनियरिंग का ही मॉडल हमारे साइंस में लगाया गया है, दैट्स वाई इसका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, ठीक है। अब सिस्टम अप्रोच से उसका फायदा क्या है कि हाँ, पहली बार एक ऐसा अप्रोच है जो कि मल्टी डायमेंशनल है, जो हर फील्ड के अंदर हम अप्लाई कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल है, और एक जो इंपिरिकल स्टडी है वो कर पाएंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल है जो सिस्टम अप्रोच है वो, ठीक है। क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर सिस्टम तो होते ही है, उनकी कॉमनलिटीज और उनके डिफरेंसेस निकालना आसान हो जाता है कंपैरेटिव स्टडी के लिए, ठीक है। और नेगेटिव में आप एक्सेसिव, मतलब एक्सेसिव जो बहुत ज्यादा ध्यान है वो किस पे कंसंट्रेट किया है, सिस्टम पे किया है, फलाना दिखड़ा, जो मतलब कि एक्सेसिव में कोई राइटर कर दे उसी के ऊपर ही फिर उसका क्रिटिसिज्म होने लग जाता है, वो आप नेगेटिव में डाल सकते हो, ठीक है। अगर समझ ना आया हो लेक्चर तो दोबारा देखना, समझ जरूर आ जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको ई ज्ञान कोश पे मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे ठीक ठाक दे रखा है, और आपको कहीं से मुझे नहीं लगता कि ठीक ठाक सोर्स मिलेगा, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, वहां से पढ़िए। अगर आपको समझना है सच में तो समझ लीजिए, अदरवाइज हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा चुकी हूँ, इतना इनफ है। मुझे लगता है इतना अगर आपके दिमाग में, आप क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट कर लोगे वहां पे बैठ के, ठीक है। इसी नोट के साथ, हाँ एक बात और रह गई, मैं क्लास एंड करने से पहले, जो विंडो, जो रिस्पॉन्स सीट होती है, मुझसे कमेंट में एक मेंशन हो रहा है, पहले वाले कमेंट जो थे, कौन सी, जो मैंने शिफ्ट 2 का एनालिसिस डाला था, ठीक है, उसके अंदर एक ने पूछा है कि रिस्पॉन्स सीट हमारे, मतलब रिस्पॉन्सेस कैसे पता लगेगा, जब हमारा पेपर होता है उसके बाद में आंसर की आती है, ठीक है। और वो आंसर की होती है प्रोविजनल आंसर की, जिसके, जो कि हमारे पास टाइम दिया जाता है कि हाँ इसके ड्यूरेशन में आप चैलेंज कर सकते हो, आपको लगे कि कोई क्वेश्चन गलत है, जिसका आंसर गलत दिया हुआ है यूजीसी नेट ने, उसमें चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है जो कि बंद हो चुकी है, विंडो हमारी 23 से 25 थी, इसीलिए मैंने जल्दी करके पेपर डाले थे ताकि आप वहाँ वीडियो में देख पाए, बट जो बाद में देख रहे हैं उनके लिए अभी यूज नहीं है। बट इतना है कि आप पेपर में देख लो कि हाँ ये आंसर है, इसलिए आपको एनालिसिस पता लग जाए, ठीक है वो। बट टाइम पे देख लेना ही हमारी भलाई है, अदरवाइज रिजल्ट तो हमें पता लग ही जाएगा, बट उसमें हम मार्क्स नहीं पता लगा पाएंगे अपने, कि हाँ इतने हम काउंट कर रहे थे, इतने हमारे बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ, जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उनका पीडीएफ, ठीक है। इसी नोट के साथ कि आपको क्लास समझ आई होगी, आप पढ़ रहे होंगे, अगर कुछ समझ नहीं आता है बिल्कुल कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं क्लास को एंड करती हूँ, थैंक यू।